डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहला टॉपिक है अपना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इससे पिछले वाली वीडियो की यदि हम चर्चा करें यहाँ पर, तो हमने पिछले वाली वीडियो में डी ब्रोगली मैटर वेव्स, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली इक्वेशन, वेव इक्वेशन, और इस इक्वेशन के आधार पे हमने बोर का जो पोस्टुलेट था एक, उसको हमने वेरीफाई किया था, जो कि उससे पहले वेरीफाइड नहीं था। डी ब्रोगली तरंग समीकरण के आधार पे ही इसको वेरीफाइड किया जा सकता है। आज हम हाइजेनबर्ग्स अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक 2 डायमेंशनल पाथ पर मूव करता है। और जो ये पाथ है 2 डायमेंशनल पाथ, इसको बोर ने कक्षा, सेल या ऑर्बिट के नाम से इंगित किया था। और वहाँ पर बोर ने ये बताया कि जो पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसके अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो फिक्स होती है। यदि कोई एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वेलोसिटी एक ही होगी। दूसरे सेल की बात करें या ऑर्बिट की बात करें तो उसकी पहले वाले से डिफरेंट होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि एक ऑर्बिट में कितने भी हैं तो उन सभी की वेलोसिटी है वो सेम होती है। इसका मतलब ये था कि बोर के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप जो मोमेंटम है वो ज्ञात कर सकते हैं, उसकी स्थिति को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में लाई गई तो वहाँ पर कुछ नई समस्या सामने आई। जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम की बात करें, और दोनों को हम एक ही समय पर यदि ज्ञात करना चाहिए, उनकी वैल्यूज ज्ञात करना चाहिए, उनका निर्धारण करना चाहें, तो एक ही समय पर इन स्थिति और समय के जो मान हैं वो कभी भी सही ज्ञात नहीं किए जा सकते, एग्जैक्टली ज्ञात नहीं किए जा सकते। हाइजेनबर्ग के अनुसार कोई भी मूविंग माइक्रो पार्टिकल, या हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके संवेग का निर्धारण एक ही समय पर बिल्कुल यथार्थता से नहीं किया जा सकता। तो इनके स्थिति में और संवेग में जो अनिश्चितता होती है, इसको हम स्थिति की बात करें तो इसको हम डेल्टा एक्स, और संवेग में अनिश्चितता की बात करें तो इसको हम डेल्टा पी से शो करते हैं। और हाइजेनबर्ग ने बताया कि इन दोनों अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है, इनका मान h/4 से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है। यहाँ पर डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। फर्दर हम बात करें तो हम जानते हैं कि p संवेग इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर हम m की बात करें तो m एक फिक्स क्वांटिटी है, ये वेरी नहीं करता, तो जो चेंज हो सकता है वो v में होता है। तो यहाँ पर हम फर्दर इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h/4 पाई। अब इस चीज़ को हम फर्दर थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब हम उसकी स्थिति की जानकारी हम लेना चाहें, स्थिति का निर्धारण करना चाहें, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर यदि बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंग लेते हैं तो एक्चुअली इसमें होता है क्या है कि जो
तरंग हम इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है और हमारे पास पहुंचती है, उसको डिटेक्ट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो इस लोकेशन पर है। तो जब हम बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की वेव यूज करते हैं और हम जानते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ की वेव होती है उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस स्थिति में जब वेव इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने से पहले वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट हमें पता चल जाती है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ एक तरफ हम स्थिति के निर्धारण में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो हम उस समय मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कर सको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया गया है कि यदि आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान मान और जो स्थिति में अनिश्चितता है उसका मान दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसकी वेग में अनिश्चितता क्या होगी, तो आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर ज्ञात कर सकते हो। फर्दर हम बात करते हैं, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, प्रायिकता है, तो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली फिक्स जगह नहीं होता, वो हर समय मूव करता रहता है, मूविंग स्टेट में होता है। तो उसके पाए जाने की हम प्रायिकता बताते हैं कि पर्टिकुलर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है। और जनरली जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना मैक्सिमम होती है उस रीजन या उस 3D वॉल्यूम को हम एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से पहले हम डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें। श्रोडिंगर ने इन दोनों प्रिंसिपल्स को एक्युमुलेट किया और एक नया इक्वेशन दिया जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है इसमें दोनों प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इस स्थिति में और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसको हम क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण कहते हैं और जनरली श्रोडिंगर को हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का फादर भी कहते हैं। इन दोनों प्रिंसिपल्स इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इन्होंने एक इक्वेशन दी जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस पी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम बात करें इस इक्वेशन में साई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है और जनरली ये एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। इसके बाद में हम बात करें एम इलेक्ट्रॉन का मास है, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है और वी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। साई जो कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है ये एक्स वाई जेड चरों पर निर्भर करता है और ये जो इक्वेशन है ये हाइड्रोजन लाइक जो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग माइटीज है, एटम है या आयंस है, इनके लिए ये इक्वेशन काफ़ी एप्रोप्रिएट है। बाकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स है, माइटीज है, एटम्स है, इनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का जो हल है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो जनरली हम
इस चैप्टर में हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इसके बाद हम देखें ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है, इसको हम डेल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। डेल स्क्वायर यहाँ पर लाप्लाशियन ऑपरेटर है। तो अब जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई। फर्दर हम बात करें, इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड लें, तो अब हमारे पास इक्वेशन होगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू साई। फर्दर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ई साई माइनस वी साई होगा, और वी साई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे राइट हैंड से। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी साई कॉमन लेने के बाद वो होगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पर ये जो इक्वेशन का कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है, और V यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। इसमें हम फर्दर बात करें तो इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ पर ये जो साई है ये यहाँ इस कंपोनेंट के गुणनफल में नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेटर है और ये साई पर ऑपरेट होता है, और फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है इसका संख्यात्मक मान रिजल्ट के तौर पे आता है, और इसके साथ में साई लिखते हैं, जो कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आती हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यूज़, ये इनको हम आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं, और जो इससे एसोसिएट जो फंक्शन है वेव फंक्शन है इसको हम आइगन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस कंपोनेंट को पूरे कंपोनेंट को हम H से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का ये हैमिल्टन ने दिया था, तो इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के द्वारा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी नई वो होगी H साई इज इक्वल टू H ई साई। जनरली हम बात करें जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पर कई रिजल्ट्स आते हैं। तो जो कुछ रिजल्ट्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इन रिजल्ट्स में जो एनर्जी का मान होता है उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और इसके साथ जो एसोसिएटेड जो फंक्शन होता है या हम साई को कहें, तो इस तरंग फलन को हम आइगन फंक्शन के नाम से जानते हैं। जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू या आइगन फलन या आइगन मान को परिभाषित कीजिए। फर्दर हम बात करें कि ये जो x, y, z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम फर्दर पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, ताकि जो समीकरण को सॉल्व करें तो वो थोड़ा इजी हो। तो यहाँ पर ये यहाँ पर एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और A पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हमने यहाँ R से रिप्रेजेंट किया है, और फर्दर जो Z के साथ इसका बॉन्ड एंगल है ये थीटा है, और यहाँ पर X का यहाँ XY प्लेन में जो OB है इससे जो X एक्सिस के साथ बॉन्ड एंगल है वो फाई है, और जब हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये मान आते हैं x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। इन मानों को XYZ के मानों को हम जो सबसे पहले श्रोडिंगर तरंग समीकरण देखी थी इक्वेशन नंबर 2, उसमें पुट करने पर हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होती है, और इसको भी हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से जानते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।